हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसी को पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति है एक चैप्टर, हम लोग आज के क्लास में उसी को पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में कुछ जानने वाले हैं कि आखिर में परीक्षा में वो कितने मार्क्स का पूछता है। तो इस सारे बातों को जानने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे क्लास 10th का सारा सब्जेक्ट मिलेगा। तो आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 है। क्या चैप्टर 8 है? तो देखिए इसमें 3 तरह की से क्वेश्चन पूछता है। जो त्रिकोणमिति है उसमें से आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है वो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर में है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 2 मार्क्स वाला शॉर्ट लॉन्ग होता है। 2 मार्क्स वाला 15 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 2 नंबर वाला भी पूछता है, मतलब त्रिकोणमिति से। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग, एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछेगा। ठीक है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा वो 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। त्रिकोणमिति से 8 से 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो शॉर्ट में रहेगा। यानी आप शॉर्ट में आपका जो एग्जाम पूरा 100 मार्क्स का होता है उसमें से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। उस 50 ऑब्जेक्टिव में 8 से 10 या क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रह सकता है सिर्फ त्रिकोणमिति से। 8 या 10 क्वेश्चन रह सकता है त्रिकोणमिति से। उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रह सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन रह सकता है 2 मार्क्स का। यानी जो आपको 15 को हल करना होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें से 3 या 4 आपका त्रिकोणमिति से रहेगा। तो यदि आप त्रिकोणमिति भी पढ़ लेते हैं तो इससे भी आपका घर चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। 5 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा ही तो पूछेगा। 8.3 से पूछे या एक्सरसाइज 8.3 से भी पूछ सकता है या एक्सरसाइज 8.4 से पूछेगा, या दोनों में से किसी एक से पूछेगा। या और जो ऑब्जेक्टिव है वो 8.1 से इस सभी में पूछता है। ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर से पूछता है। 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 सारे चैप्टरों से पूछता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये भी पूछता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि यह टोटल पूछेगा आपका 20 मार्क्स का, 20 से 25 टोटल, या 20 से 25 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, पहले के नियम के अनुसार या 20 से 25 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन जो पिछले 3 सालों से जो एग्जाम चल रहा है सीधे दोगुना कर दिया है ऑप्शन, उसमें इसके अनुसार आपका यह 40 से 45 मार्क का पूछ सकता है। तो यदि आप सिर्फ त्रिकोणमिति ही पढ़ लेते हैं तो त्रिकोणमिति पढ़ने से आपका मैथ में क्रॉस नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 40 से 45 मार्क्स का पूछेगा। यदि पिछले 3 सालों से जिस तरह से पूछा उस तरह से अभी भी पूछेगा तो आपका 40 से 45 मार्क्स का पूछेगा। आपको पास होने के लिए 30 मार्क्स की आवश्यकता है, तो आप आराम से यहाँ से पास हो सकते हैं यदि आप मन लगा के पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा तब। ठीक है, तो ये 40 से 45 मार्क्स हो गया। तो अब आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति किस किस शब्द से मिलकर बना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। त्रिकोणमिति देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले उसके बाद देखिए यहाँ पे कोण और यहाँ पे मिति। त्रिकोणमिति। अब देखिए ये त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। जो अंक होता है 1 2 3 4 संख्या अंक जो होता है वही अंक होता है, इसका मतलब 3। अब देखिए कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब कोण ही होता है एंगल, जिसको इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। एंगल का मतलब हुआ कि जैसे कोण 60 डिग्री, कोण 90 डिग्री, उसके बाद कोण 45 डिग्री, सब एंगल हो गया। अब देखिए मिति मतलब होता है माप का मतलब मापना। तो ये हो गया त्रिकोणमिति, यानी 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप। तो अब आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, तो 3 कोणों की माप पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति में सिर्फ 3 कोणों की माप ही पढ़ना है। तो 3 कोणों की माप क्या क्या चीज में रहेगा? क्या चतुर्भुज में रहेगा? नहीं रहेगा। पंचभुज में रहेगा? नहीं रहेगा। सिर्फ क्या चीज में रहेगा? त्रिभुज में रहेगा। 3 कोणों की माप क्या चीज में रहेगा? सिर्फ त्रिभुज में रहेगा। ठीक है, वो चाहे समकोण त्रिभुज हो या न्यून कोण त्रिभुज हो या फिर अधिकोण त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो। ठीक है, उसी में रहेगा। ठीक है ना, 3 कोणों की माप। तो चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति का कुछ परिभाषा डिफाइन देख लीजिए। यहाँ पे त्रिकोणमिति का कुछ यहाँ पे परिभाषा टाइप का देख लीजिए। परिभाषा तो नहीं है लेकिन
कहेंगे एक तरीके से कि परिभाषाएं, ठीक है, देख लीजिए। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत न्यून कोण के सापेक्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का मान निकाला जाता है। न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का मान निकाला जाता है, या भुजाओं के सापेक्ष न्यून कोण का मान निकाला जाता है, न्यून कोण का मान निकाला जाता है। यानी कि जो त्रिकोणमिति है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का मान निकाला जाता है या भुजाओं के सापेक्ष न्यून कोण का मान निकाला जाता है। देखिए त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ना है, एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है जिसमें हमें ये जो न्यून कोण है, ये दो न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में सिर्फ हम पढ़ना है। त्रिकोणमिति में हमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है जिसमें एक कोण तो समकोण रहेगा, बच गया दो कोण, एक ये न्यून कोण, एक ये न्यून कोण। तो हमें क्या करना है, हमें जो है न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का मान पढ़ना है। ये जो न्यून कोण हो गया तो इसके सापेक्ष कौन भुजा हो गया, एक ये भुजा, एक ये भुजा हो गया, ये तो कर्ण हो गया, ये तो छट जाएगा। तो न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का मान पढ़ना है और भुजाओं के जो सापेक्ष है उसके सापेक्ष न्यून कोण का मान पढ़ना है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति गणित वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का मान पढ़ना है, भुजाओं के सापेक्ष न्यून कोण का मान पढ़ना है। अब देखिए एक और यहाँ पे नोट देकर लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक नोट देकर लिख लीजिएगा, त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए जो त्रिकोणमिति है उसमें केवल समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। अगर दिया गया त्रिभुज जो है, अगर दिया गया त्रिभुज समकोण नहीं है तो उसे समकोण बनाया जाता है, तो उसे समकोण बना लिया जाता है, ठीक है, समकोण बना लिया जाता है। अब आगे बताएंगे कि कैसे उसको समकोण बना लीजिए, जो त्रिभुज है उसको कैसे समकोण बना देते हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए अब इसका आगे क्या पढ़ना, अब इसके आगे समकोण त्रिभुज के बारे में देखना कि आखिर में समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो अब समकोण त्रिभुज के बारे में देखना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का परिभाषा लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका कोण समकोण उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स यहाँ पे लिखा है। देखिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसके एक कोण 90 डिग्री हो गया, दो न्यून कोण हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया।
ए बी सी, ये हो गया आधार, ये आधार हो गया, और ये लंब, लंब कहिए या शीर्ष कहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला नोट, इसमें सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, सबसे बड़ा कोण समकोण होता है, समकोण के सामने कर्ण स्थित होता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात देखिए, यहाँ पे इसमें दो न्यून कोण होता है, इसमें दो न्यून कोण होता है और दो भुजा होता है, दो न्यून कोण होता है और दो भुजा होता है, इससे जो बच गया कर्ण कहलाम। तो देखिए इसमें पहला नोट लिखिए, इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने, समकोण के सामने, ये नहीं लिखिए, ये लिखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण समकोण होता है, ठीक है, समकोण होता है, तथा तथा समकोण के, तथा उसके सामने, यानी समकोण के सामने, तथा समकोण के सामने क्या होता है, समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, इतना क्लियर है। त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है वो समकोण होता है, तथा उसके सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, जो कि समकोण के सीधे सामने स्थित होती है, ठीक है। अब जो दूसरा हो गया वो है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है। देखिए अब जो दूसरे यहाँ पे लिखेगा वो ये लिखेगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें कितने न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। और तीसरा लिख लीजिए जो है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक शीर्ष तथा एक आधार होता है, तथा एक आधार होता है। इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको भी इधर साइड में उतार लीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे लिख लीजिएगा, और यहाँ पे कर्ण लिख लीजिएगा, यहाँ पे आधार लिख लीजिएगा, यहाँ पे लंब लिख लीजिएगा। पहले इसको उतार लीजिएगा, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, इसका जो संबंध होता है समकोण त्रिभुज में कौन कौन सा संबंध होता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, समकोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया, ठीक है, और एक कर्ण हो गया, आधार हो गया, और शीर्ष हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार बट कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस शीर्ष स्क्वायर होता है कि नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस शीर्ष स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको पी से सूचित करते हैं और इसको एच से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला फॉर्मूला ये हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो फॉर्मूला हो गया, एक नंबर फॉर्मूला हो गया, दो नंबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं पी बराबर रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो फॉर्मूला होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है, आप तीसरा लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए हमेशा एच स्क्वायर माइनस, हमेशा एच स्क्वायर पहले क्यों रह रहा है, क्योंकि हमेशा जो कर्ण होता है बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। इस दो भुजा में कोई गारंटी नहीं रहता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा भुजा इसमें कर्ण होता है, इसीलिए हमेशा कर्ण पहले रह रहा है। ठीक है, उसके बाद पी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए समकोण त्रिभुज में जो मुख्य रूप से, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो ये कोण है, ये न्यून कोण है, तो इसके लिए कौन सा आधार होगा, इसके लिए कौन सा आधार होगा, कौन लंब होगा, इस न्यून कोण के लिए कौन आधार होगा, कौन लंब होगा, तो इसके आगे देखने वाले हैं। इतना तो हो गया। अब देखिए, अब इसके आगे देखते हैं कि जो न्यून कोण का मतलब निर्धारण कैसे करेंगे, न्यून कोण का निर्धारण कैसे करेंगे, न्यून कोण के सापेक्ष भुजा कैसे करेंगे कि कौन शीर्ष है कौन लंब है न्यून कोण के सापेक्ष। ठीक है, तो उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज एबीसी हो गया, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज एबीसी हो गया, समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया, एबीसी समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये दो न्यून कोण हो गया, एक समकोण हो गया, दो न्यून कोण एक समकोण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें लंब और आधार का निर्धारण कैसे करेंगे, लंब और आधार का निर्धारण कैसे करेंगे। मान लीजिए जो न्यून कोण सी है, इसके लिए लंब कौन होगा, इसके लिए आधार कौन होगा, या जो ये न्यून कोण ए है, इसके लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब एवं आधार का निर्धारण प्रश्न में कैसे करें। तो लंब और आधार का निर्धारण प्रश्न में प्रयोग किए गए न्यून कोण कौन सा होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले दो नोट को लिखना है। सबसे पहले नोट 1 लिखिए, यहाँ पे नोट 1 लिखिए कि जो प्रयोग किया गया न्यून कोण होता है, उसके जो सामने का भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है, लंब होता है। प्रयोग किए गए न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है। इसको 1 नंबर नोट में लिखिए, प्रयोग किए गए न्यून कोण के सामने, न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है, हमेशा लंब होता है। यानी जो प्रयोग किए गए न्यून कोण होता है उसके सामने हमेशा लंब होता है। यानी जो भी आप न्यून कोण ले रहे हैं, देखिए, और यदि आप कोण सी के लिए न्यून कोण ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इधर साइड में लिखते चले, यहाँ पे कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोण सी के लिए, और यहाँ पे कोण ए के लिए। ठीक है, कोण ए के लिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोग किए गए न्यून कोण के सामने लंब होता है। अब देखिए यहाँ पे कोण सी है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है। कौन भुजा है, ए बी भुजा है। कोण सी के सामने कौन सा भुजा है, ए बी भुजा है। तो यहाँ पे कोण सी के लिए न्यून कोण कौन होगा, यहाँ पे प्रयोग किए गए न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है। तो कोण सी के लिए लंब कौन होगा, कोण सी के लिए लंब कौन होगा, ए बी होगा, क्योंकि कोण सी के सीधे सामने ए बी, तो ए बी हो जाएगा। अब देखिए कोण ए के लिए लंब कौन होगा, कोण ए के लिए लंब, तो हमेशा न्यून कोण का जो सामने वाला भुजा होता है वही लंब होता है। तो कौन हो गया, ये वाला भुजा हो गया लंब, ये वाला भुजा हो गया। तो कौन भुजा है, बी सी भुजा है। कौन भुजा है, बी सी भुजा है। तो इसके लिए लंब कौन हो गया, बी सी लंब हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रयोग किए गए न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है, तथा न्यून कोण के सटे हुए भुजा को आधार कहा जाता है, आधार कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, देखिए जो न्यून कोण के सीधे सामने होगा वो क्या होगा, लंब होगा, और जो न्यून कोण के बगल में होगा वो आधार होगा। न्यून कोण के जो बगल में होगा वो कौन सा होगा, आधार होगा, क्योंकि उसी के जरिए जुटा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये न्यून कोण है, इस न्यून कोण के बगल में जो ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा इसी पे तो आधार है, इसी पे तो टिका हुआ है। ये तो कर्ण हो गया, तो इसको छोड़ देना, इस पे आपको चर्चा ही नहीं करना, क्योंकि यह कर्ण है और यह जो है समकोण है,
समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। तो इस कोण पे और इस कोण पे आपको चर्चा ही नहीं करना है। आपको इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो त्रिकोणमिति है इसके अंतर्गत आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज पढ़ना है। और इस समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि इसमें जो होता है 3 कोण होता है। समकोण त्रिभुज में 3 कोण तथा 3 भुजा होता है, ठीक है, चाहे त्रिभुज में भी होता है। और इसमें से एक जो ये कोण है समकोण कोण, एक जो समकोण है 90 डिग्री वाला कोण है और एक कोण, इस 2 भुजा को छोड़ देना है। मतलब एक भुजा को और एक कोण को छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ 2 भुजा के बारे में चर्चा करना है, आधार और लंब, तथा दोनों न्यून कोण के बारे में चर्चा करना है। यहाँ पे ना ही समकोण के बारे में चर्चा करना है 90 डिग्री वाला कोण के बारे में, ना ही कोण के बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। तो अब देखिए तथा देखिए यहाँ पे फिर से नोट 1 क्या कह रहा है, प्रयोग किए गए न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है तथा न्यून कोण के सटे हुए भुजा को आधार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका लंब हो गया। अब देखिए आधार किसे, अब आधार देखिए, अब आधार क्या होगा, कोण सी के लिए आधार कौन सा होगा, कोण सी के लिए आधार कौन होगा, तो कोण सी है, इसके सटे हुए भुजा कौन है, ये भुजा है, तो आधार इसके लिए कौन होगा, यही होगा, बीसी होगा। इसके लिए आधार कौन होगा, बीसी होगा, क्योंकि बीसी पर टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिए कोण ए के लिए आधार कौन होगा, कोण ए के सटा हुआ भुजा कौन है, ये है। इस वाला पे तो चर्चा ही नहीं करना है, इस तो बेकार है, इस पे चर्चा ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसके सटे वाला भुजा कौन है, ए बी। तो आपको ये इसका जो होगा आधार कौन होगा, ए बी होगा। इसका आधार कौन होगा, ए बी होगा, ठीक है ना, इसका आधार ए बी होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। और यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे पूछेगा कर्ण, तो कर्ण तो सब लोग जानते करते हैं। यहाँ पे कर्ण, कर्ण क्या होता है, कर्ण तो यही है ए सी। त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक ही कर्ण होता है ए सी। तो दोनों मतलब जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है वही कर्ण होता है। तो इसमें कौन सा कर्ण है, ए सी है। इसका नाम कथी है, ए सी है। तो यहाँ पे सिंपली ए सी लिख दिया जाएगा, ए सी। तो हो गया यहाँ पे। और इसका जो नोट 2 है, यहाँ पे नोट 2 लिख लीजिए। जो इसमें जो न्यून कोण होता है, इसमें जो न्यून कोण जितने भी इसमें मतलब 2 न्यून कोण है, जो उसका प्रभाव यहाँ पे समकोण पे नहीं पड़ेगा। न्यून कोण का प्रभाव, न्यून कोण का प्रभाव समकोण पर तथा कर्ण पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो न्यून कोण है उसका प्रभाव ना ही समकोण पे पड़ेगा ना ही कर्ण पे पड़ेगा। इसको भी नोट में लिख लीजिए। यानी ना आपको जो त्रिकोणमिति पड़ेगा उसमें ना ही इससे अभी मतलब है ना ही इससे मतलब है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें अभी तत्काल में 2 न्यून कोण और 2 भुजा के बारे में पढ़ना, जो कि आधार और लंब है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए प्रयोग किए गए जो न्यून कोण होगा उसके सामने हमेशा लंब होगा, तथा जो न्यून कोण का सटा वाला भाग होगा वो आधार होगा। हमेशा जो सटा होगा, जो भी न्यून कोण पूछे, जितना न्यून कोण हो उसके सटा हुआ क्या होगा, आधार होगा। और जो उसके सीधे सामने हो यानी सम्मुख हो वो लंब होगा, शीर्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब और भी यहाँ पे आपको त्रिभुज देता हूँ। यहाँ पे आप अपने से बताइए कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज एक ले लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि इसमें लंब कौन होगा। यहाँ पे कोण जेड के लिए, यहाँ पे जेड है, कोण जेड के लिए, यहाँ पे कोण जेड के लिए, यहाँ पे कोण जेड के लिए, तथा यहाँ पे कोण एक्स के लिए। यहाँ पे कोण एक्स के लिए बताइए, यहाँ पे कोण एक्स के लिए शीर्ष यहाँ पे क्या होगा, शीर्ष क्या होगा, उसके बाद आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, सब यहाँ पे अपने से लिख के यहाँ पे आपको समझ लेना है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह बहुत ही टफ है, इसको मतलब यहाँ पे जो है ना बहुत ही टफ है, तो इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। ये आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करें, फिर से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको चलिए नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिभुज क्या था, एक्स था, वाई था, जेड था, ठीक है। तो ये न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोण एक्स के लिए पूछ रहा है और यहाँ पे कोण जेड के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोण जेड के लिए बताइए, कोण जेड के लिए न्यून कोण कौन सा होगा, सॉरी कोण जेड के लिए आधार कौन सा होगा, कोण जेड के लिए आधार कौन सा होगा, कोण जेड के लिए आधार, आधार कौन होता है, जो एकदम सटा हुआ वही आधार होता है। तो आधार कौन होगा, कोण जेड के लिए वाई जेड होगा, क्या होगा, वाई जेड होगा। अब इसके लिए कोण जेड के लिए आधार वाई जेड हो गया। अब कोण एक्स के लिए आधार कौन होगा, जो सटा हुआ हो, जो उसमें एकदम से सटा हुआ वही उसका आधार होता है। तो कौन सा सटा हुआ है, यही है एक्स और वाई सटा हुआ, इसको तो चर्चा ही नहीं करना है, तो करना इसको तो चर्चा ही नहीं करना है। इसके लिए आधार कौन होगा, इसके लिए आधार होगा एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए इसके लिए शीर्ष कौन सा होगा, इसके लिए शीर्ष कौन सा होगा, शीर्ष कौन होता है जेड के लिए, जेड के लिए शीर्ष कौन होगा, जो एकदम जो न्यून कोण पूछा जा रहा है उसके एकदम सीधे जो होगा, न्यून कोण के एकदम जो सामने वाला भुजा होगा वही होगा शीर्ष। तो कौन सा है, तो इसके सीधे सामने कौन सा है, ये वाला भुजा है, तो कौन सा है, एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई हो गया। अब देखिए इसका शीर्ष कौन है,
इसका शीर्ष कौन है, तो इसका शीर्ष पूछेगा। तो देखिए आप सीधे इसके सामने यहाँ से तीर छोड़ दीजिए, जिस पे आंख लगा सीधे सामने तीर छोड़ना है, जिस पे लगेगा वही शीर्ष है। और जो बगल में सटा हुआ होगा आपका सपोर्ट देगा, या तो कर्ण होगा या तो आधार होगा। तो कर्ण बड़ा होता है तो कर्ण को छोड़ देना है, यही आधार होगा। अब देखिए इसके सामने वाला शीर्ष होगा, शीर्ष क्या है, वाई जेड है। अब देखिए अब कर्ण इसमें हो गया, कर्ण कर्ण तो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है, तो एक्स जेड, इसमें कर्ण पूछेगा तो इसमें एक्स जेड। ठीक है, हो गया, इसको समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब तक आप नहीं समझिएगा तो त्रिकोणमिति में जो पहला लेसन है वो हिलेगा नहीं, जब तक पहला नहीं हिलेगा तो दूसरा आएगा नहीं। तो इस तरह आपका 30 से 40 नंबर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है, तो आपको इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे न्यून कोण को सूचित करने वाले संकेताक्षर, यानी जो न्यून कोण होता है उसको त्रिकोणमिति में सूचित करने के लिए अलग अलग संकेताक्षर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यून कोण होता है उसको सूचित करने के लिए संकेताक्षर में सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा बीटा देखिए, तो यहाँ पे न्यून कोण को सूचित करने वाले संकेताक्षर, तो न्यून कोण को सूचित करने वाले संकेताक्षर निम्नलिखित है। अब देखिए यहाँ पे इसको थीटा कहते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी थीटा न देकर बीटा दे देता है। हम लोग अपने पढ़ने के लिए जैसे साइन थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा लिख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में कॉस बीटा भी लिख देता है, कभी कभी कॉस पाई भी लिख देता है। तो इसके लिए आप लोग इस जो संकेताक्षर है, देखिए जो पहले वाला संकेताक्षर है इसको कहते हैं बीटा, जो पहले वाला संकेताक्षर होता है इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं थीटा, सॉरी पहले वाले संकेताक्षर को थीटा कहते हैं, सेकंड वाले को बीटा कहते हैं, ऐसे रहता है। तो यदि एक और एक की तरह रहे तो इसको अल्फा कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको गामा कहते हैं, इसको पाई कहते हैं, इसको साई कहते हैं। यहाँ पे दोनों ई टाइप का रहेगा, ऐसा ई लिखा हुआ रहेगा, एक कट देगा तो इसको साई कहते हैं, और इस तरह गोला देकर इसको घेरा रहे तो इसको फाई कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, मतलब ए बी सी डी के द्वारा भी इसको दर्शाया जा सकता है। तो जो मुख्य रूप से होता है, जितने भी संकेताक्षर हैं न्यून कोण को सूचित करने वाले यही हैं, मुख्य रूप से यही है। इसके अलावा अभी बहुत सारे ऐसे संकेताक्षर हैं जिसकी सहायता से हम इसको सूचित कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टि से आपको इतने पे फोकस करना है, यही जो मुख्य संकेताक्षर है जिसके सहायता से हम उसको सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए इसके आगे जो है, इसके आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे इसके आगे देखिए, इसके आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले आप लोगों को अनुपात पता होगा कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात यानी बट्टा में जो उसे अनुपात कहते हैं। जितने भी संख्या को बट्टा में लिख दीजिए, अनुपात हो गया, अनुपात हो गया, बट्टा में लिख दिए अनुपात हो गया। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात हो, किसी भी समकोण त्रिभुज के, किसी भी जो समकोण त्रिभुज है इसको नोट कर लीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात हो, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात के संकेताक्षर को, अनुपात के संकेताक्षर को, अनुपात के संकेताक्षर को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात के संकेताक्षर को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के संकेताक्षर को, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात के संकेताक्षर को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति में कुल कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसको नोट में देकर आगे लिखिए, आगे लिखिए त्रिकोणमिति में कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसको आगे लिखिए। तो त्रिकोणमिति में कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो कुल 6 होता है। त्रिकोणमिति में कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है,
पहला होता है, इसमें जो त्रिकोणमिति में कुल कितने होते हैं, 6 होता है। पहला होता है साइन होता है, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, चौथा कॉट होता है, पांचवा पांचवा क्या होता है, कोसाइन होता है, सेक होता है, छठा कोसाइन होता है, कोसेक होता है, सॉरी कोसेक होता है, कोसेक होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसका फॉर्मूला आगे लिखाएंगे, तो आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक खंड दे देते हैं। देखिए यहाँ पे प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम भी जान लेते हैं कि उसका प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम, यहाँ पे आधुनिक नाम जानेंगे, आधुनिक नाम, और इसका अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, सबसे पहले है साइन, ठीक है। जो दूसरा में है कॉस, दूसरा में कॉस है। तीसरा में क्या है, टैन है, तीसरा में टैन है। चौथा में क्या है, चौथा में सेक है। पांचवा में क्या है, कौशिक है, कौशिक है। और जो छठा में वो क्या है, छठा में कॉट है, ठीक है। ये जो हो गया आधुनिक नाम हो गया, साइन कॉस टैन सेक कौशिक कॉट। आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे साइन कॉस टैन सेक कौशिक कॉट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम साइन का साइन ही था, प्राचीन नाम साइन का साइन ही था। यानी जो है इस साइन से ही शुरुआत हुआ, जो इस त्रिकोणमिति का मतलब यहाँ पे इस सूत्र का जो शुरुआत हुआ साइन से हुआ, इसलिए साइन का पुराना नाम साइन ही रह गया। और देखिए कॉस का कोसाइन हो गया, कॉस का कोसाइन, यहाँ पे पुराना नाम कोसाइन था, तो यहाँ से आई एन को हटा दिया गया, यहाँ से आई एन को हटा दिया गया, यहाँ से आई एन को हटा सिर्फ कॉस बना दिया गया। टैन का नाम था टेंजेंट था, यहाँ पे टेंजेंट था। टैन का पुराना नाम क्या था, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट था। यहाँ पे कॉस का पुराना नाम क्या था, कॉस्केंट था। कॉस का पुराना नाम क्या था, कॉस्केंट था, COSECANT, कॉस्केंट था। उसके बाद सेक का सेकेंड था, ACCANT, सेकेंड था। कॉस का पुराना नाम क्या था, सेक का सेकेंड, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे ऊपर रहेगा, कॉस ऊपर रहेगा, सेक नीचे रहेगा। यहाँ पे COSEC कॉसेक ऊपर रहेगा, यहाँ पे सेक नीचे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद कॉट का नाम क्या था, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, COTENT, कॉटेंट था। कॉट का नाम यहाँ पे कॉटेंट था, कॉट का पुराना नाम कॉटेंट था, जो कि अब कॉट हो गया। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे साइन का अर्थ होता है जया, साइन का अर्थ होता है जया, यहाँ पे साइन का अर्थ जया होता है, जया। यहाँ पे कॉस का अर्थ होता है कोजया, यहाँ पे कॉस का अर्थ होता है कोजया। और टैन का अर्थ होता है स्पर्श, टैन का अर्थ होता है स्पर्श। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है, कोई भी आपसे पूछे तो 6 होता है। कौन कौन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कौशिक होता है, ठीक है। तो आप सीधा भी याद कर सकते हैं, साइन कॉस टैन कौशिक सेक कॉट, सीधा भी याद कर सकते हैं, इसका चाहे उल्टा भी कहीं से कहीं याद कर सकते हैं, लेकिन कितना होता है, 6 ही होता है, 6 प्रकार का होता है। अब देखिए इसका पुराना नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, पहले एग्जाम में पूछता था, अभी फिलहाल इधर 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन पहले पूछता था कि साइन का प्राचीन नाम क्या है, तो साइन। कॉस का प्राचीन नाम क्या है, कॉस, कोसाइन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आई एन को हटा दिया, यहाँ पे कॉस बना दिया। यहाँ पे टैन देखिए, जेंट हटा दिया, यहाँ पे जेंट हटा दिया, टैन बताया। यहाँ पे कॉसेक देखिए, यहाँ पे कॉसेक इंग्लिश COSEC, यहाँ पे कौशिक में एंट हटा दिया, यहाँ पे एंट हटा दिया तो कौशिक बनाया। यहाँ पे सेक में एंट हटा दिया तो यहाँ पे सेक बनाया। यहाँ पे कॉटेंट में एंट हटा दिया है तो यहाँ पे कॉट बनाया। तो आप लोग को इसका प्राचीन नाम भी याद करना होगा कि कॉस का कोसाइन होता है, टैन का टेंजेंट होता है, कौशिक का कॉस्केंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉट का कोटेंट होता है। उसके अलावा इसका हिंदी होता है, साइन का अर्थ होता है जया, कॉस का कोजया, यहाँ पे टैन का स्पर्श होता है। और इसका जो 3 का जो हिंदी होता है, इसका नहीं होता है, इस 3 का हिंदी नहीं होता है। मतलब अभी तक तो नहीं पता चला इसका 3 का हिंदी,
इसीलिए इस 3 का हिंदी नहीं है और बाकी 3 का है। तो आपको सबसे पहले इसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव में पूछता था 1 या 2 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन इससे तो पक्का आने वाला है कि इसका पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको भी क्लियर करते चलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब इसके आगे लिखिए, यहाँ पे एक नोट में लिख लीजिए, नोट में यहाँ पे लिख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात का आधुनिक नाम का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का आधुनिक नाम का प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे ये सब ये जो है प्राचीन नाम है, ये सब प्राचीन नाम है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये सब प्राचीन नाम है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अभी फिलहाल इसका क्या आधुनिक नाम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं जो इसका व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके आगे व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। मतलब इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, ये सब देखने वाले हैं। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात क्रैश कोर्स है, लेकिन आप लोगों को इसमें पूरे विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो पूरे 30 से 40 नंबर कवर करेगा। अगर दोगुना क्वेश्चन रहेगा या दोगुना क्वेश्चन नहीं रहेगा तो 15 से 20 नंबर आराम से कवर कर लेगा। तो इसलिए आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख सकें। ठीक है, तो अब देखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, यानी उल्टा अनुपात क्या है। तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा, कॉस का क्या होगा, साइन होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात, यहाँ पे साइन, देखिए यहाँ पे ध्यान से, साइन कॉस टैन। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम अनुपात लिखते हैं। अब देखिए साइन का क्या होगा, साइन का व्युत्क्रमणीय अनुपात क्या होगा, साइन का होगा कॉस, साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा, कॉस का होगा साइन, साइन का होगा कॉस, कॉस का होगा साइन। और जो टेन कॉट अपने में उल्टा हो जाता है, टेन जो कॉट होता है वो अपने में उल्टा होता है, तो टेन का क्या होगा, कॉट होगा। यदि फिर इसी को उल्टा में पूछा जाए, ऐसे इधर उल्टा में पूछा जाए, तो इधर कॉस का क्या होगा, तो साइन। उसके अलावा यहाँ पे साइन का कॉस और टेन का कॉट, यानी इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। इसको यह उल्टा है, देखिए यहाँ पे ये उल्टा है, इसी को कहते हैं व्युत्क्रमणीय त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट। कभी कभी देखिए यहाँ पे इस जब आगे फॉर्मूला इसके आगे लिखाने जा रहे हैं तो वहां पे इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, व्युत्क्रमणीय अनुपात। व्युत्क्रमणीय अनुपात लिख के यहाँ पे स्टार देकर लिख लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, उसके आगे इसके बाद बढ़ते हैं। हो गया। अब देखिए आगे, अब इसका व्युत्क्रम जो अनुपात होता है उसका सूत्र क्या होता है। जितने भी अनुपात होते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, साइन, सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन,
तो देखिए उसके बाद इधर 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 कौशिक, इधर सेक और इधर कॉट। देखिए अब इसका जो होता है त्रिकोणमितीय, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे थीटा सटा हुआ रहेगा, यहाँ पे थीटा सटा हुआ रहेगा। याद रहे थीटा गुना भागा में नहीं रहता है, थीटा सटा हुआ रहता है। थीटा इसके साथ सटा हुआ है, जैसे समझिए कि इसका जन्म से अधिकार है। यहाँ पे आप, यहाँ पे जब भी आप कहिएगा तो साइन के साथ थीटा कहिएगा, सिर्फ आप साइन नहीं कह सकते हैं। साइन के साथ थीटा कहना होगा, कॉस के साथ कॉस थीटा कहना होगा, टेन के साथ टॉन थीटा कहिए, बीटा कहिए, अल्फा कहिए, गामा कहिए, कुछ भी कहिए, टेन थीटा कहिए, चाहे टेन अल्फा, टेन गामा, लेकिन सिर्फ आप टेन नहीं कह सकते हैं। इसके साथ वो जो अनुपात बताए हैं उसको भी यहाँ पे लिखना है, जो न्यून कोण को सूचित करने वाले संकेताक्षर बताए हैं उसको भी यहाँ पे बोलना है। यहाँ पे कौशिक को सिर्फ आप कौशिक नहीं बोल सकते हैं, कौशिक थीटा बोलना होगा। सेक को सिर्फ सेक नहीं बोल सकते हैं, सेक थीटा बोलना होगा। कॉट को सिर्फ आप कॉट नहीं बोल सकते हैं, कॉट थीटा बोलना होगा। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात क्या होता है। यहाँ पे देखिए इसका अनुपात होता है, साइन का अनुपात क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच। पी क्या, पी से क्या चीज को सूचित करते हैं, पी से लंब को सूचित करते हैं। यहाँ पे साइड में आपको लिख दिए, पी से परपेंडिकुलर होता है, पी से परपेंडिकुलर उसका मतलब होता है लंब। ठीक है, बी से बेस होता है, बेस का मतलब आधार। यहाँ से एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, हो गया, यहाँ पे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया। ठीक, मानने के लिए, समझने के लिए बोले हैं, लेकिन यदि सिर्फ कोण एक के लिए पूछे तब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी पर्सनल न्यून कोण के लिए नहीं लिखा हूँ, सिर्फ अलग अलग के लिए लिखा हूँ। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे देखिए साइन थीटा के लिए क्या होगा, साइन थीटा के लिए पी बटा एच, साइन थीटा के लिए हमेशा पी बटा एच होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, पी बटा एच का मतलब, पी बटा एच का मतलब क्या होगा, पी से क्या हो गया, पी से हो गया लंब, लंब बटा कर्ण। ठीक है, पी बटा एच लंब बटा कर्ण। अब देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब क्या हुआ, आधार। यहाँ पे आधार बटा में क्या हो गया, कर्ण, एच का मतलब कर्ण हो गया। अब देखिए टेन, टेन का मतलब क्या होता है, पी बटा बी, टेन का मतलब क्या होता है, पी बटा बी, टेन होता है पी बटा बी। टेन से, टेन यहाँ पे कर्ण से कोई संबंध ही नहीं रखता है, टेन कर्ण का कोई संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पे इसका होता है पी बटा बी, यहाँ कहा कि इसका हाइपोटेनस से कोई संबंध नहीं है, तो इसका हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए कौशिक, कौशिक का क्या होगा, साइन, साइन का उल्टा, यहाँ पे जो साइन का है इसका सीधा उल्टा कर दीजिएगा, कौशिक हो जाएगा। इस साइन के सीधे उल्टा जो फॉर्मूला कर दीजिएगा उसका कौशिक हो जाएगा। देखिए साइन में पी बटा एच है तो इसको एच बटा पी कर दीजिए, साइन में पी बटा एच है तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बटे पी। ये हो जाएगा कौशिक का कर्ण बटा लंब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस का सीधा उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कॉस का सीधा उल्टा कर दीजिए, सेक हो जाएगा। एच बटे में बी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब देखिए कॉट का क्या होगा, कॉट का भी सीधे टैन का उल्टा कर दीजिए, तो टैन का उल्टा कर दीजिएगा तो बी बटा पी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा शीर्ष, आधार बटा शीर्ष हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यदि आपको नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको नोट करना है, इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और देख लीजिए, यहाँ पे साइड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका एक और ये होता है, इसका उल्टा, इसका एक और उल्टा होता है। ठीक है, एक पिछले बार बताया उल्टा, जो साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, वो तीन उल्टा हो गया। उसके अलावा एक और उल्टा होता है, यहाँ पे एक और उल्टा होता है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे जो साइन का उल्टा होगा वो क्या होगा, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होगा 1/cosec, 1/cosec होगा। यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होगा, 1/cosec, 1/cosec थीटा। मान लीजिए यदि साइन थीटा लिख रहा है तो आप चाहें तो उसको 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, तब भी उसका मान उतना ही आएगा,
1 बाई कॉसेक थीटा लिखेगा उसका मान उतना आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा। कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, चाहे 1 बाई सेक थीटा रहे तो उसको आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ये भी एक व्युत्क्रम है, ठीक है, ये भी एक व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको भी आपको ध्यान से याद रखना है, उसको भी याद रखना है, इसको भी। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई इसको आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक व्युत्क्रमणीय अनुपात है, इसको भी याद रखना है, इसका भी यूज बहुत जगह होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इतना नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतना याद करके आइएगा, इसको समझ के आइएगा। इसको यदि समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिर से मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास में इतना ही, कल के क्लास में इसी को आगे पढ़ेंगे या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, लेकिन आपको इसको कल इसको पढ़ के आना है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट भी करना है, ठीक है। और अगले क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो उसके लिए आपको कमेंट करना है। इसमें मुख्य रूप से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, इसमें मुख्य रूप से आपको होगा मैथ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैथ होगा, उसके बाद संस्कृत होगा और हिंदी होगा। मुख्य रूप से यही 3 सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, ठीक है। क्योंकि 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें फेल होने का चांस ज़्यादा है। और क्रैश कोर्स में मुख्य रूप से पहले इसको पढ़ा दीजिएगा, और उसका जो है सेट बनेगा, डेली उसका सेट बनेगा, ऑब्जेक्टिव सेट डेली उसका बनेगा, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सेट डेली बनेगा, अभी 1 महीने बाद से बनना शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव सेट बनाते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।